हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। अब तक 3 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वही 4 चैप्टर जो मैंने आपको पहले कराए हैं उन्हीं के बेसिस पर मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा रहा हूं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज ये हमारा 4th प्रैक्टिस सेट है और वापस इस प्रैक्टिस सेट में मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन कराऊंगा और वही क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं जो लगातार एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर अब तक आपने पिछले 3 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैंने आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर आप क्लासेस को देख सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट के अंदर भी हम 10 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है ए तथा बी ने अपनी आय का क्रमशः 60% तथा 75% हिस्सा खर्च किया। यदि ए की बचत बी की बचत से 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। भाई आय बोलते हैं इनकम को। इनकम मतलब जो पैसा आप कमाते हैं। तो आय का मतलब क्या हो गया? आय का मतलब हो गया इनकम, जो पैसा आपने कमाया। और ये जो आय होती है ये बेसिकली दो से मिलकर बनी होती है। किस किस से? एक तो बचत से और दूसरा क्या है? खर्च से। भाई जो आप खर्च करते हो और जो आप बचाते हो, अगर आप उन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो आपकी क्या बन जाती है? आपकी इनकम यानी आय बन जाती है। भाई जो आप बचत कर रहे हैं और जो आप खर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 100 रुपए है तो मैं आपसे कहता हूं कि आपने इसमें से 30 रुपए खर्च कर दिए। तो भाई अगर 30 रुपए खर्च कर दिए तो बचाए कितने? तो आप कहेंगे भाई 70 हमने बचा लिए। तो वापस अगर आप 70 और 30 को जोड़ोगे तो वो कितना हो जाएगा? वो 100 हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपकी इनकम है वो बचत और खर्च से मिलकर बनी होती है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि ए तथा बी ने अपनी आय का 60% तथा 75% हिस्सा खर्च कर दिया। तो भाई ये तो इन्होंने खर्च कर दिया, तो अब इनके पास बचा क्या? तो भाई मैं ये मान लेता हूं कि ए की आय को मैंने ए ही मान लिया कि ए की आय ए है और बी की आय क्या है? तो बी की आय बी है। मैंने इन्हीं को इनकी क्या मान लिया? इनकम मान लिया। अब ए ने 60% खर्च कर दिया और बी ने 75% खर्च कर दिया। तो भाई अगर खर्च कर दिया तो फिर बचा कितना? तो 60% अगर खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना? तो भाई 40% बचाएगा। इसी तरह से अगर बी की बात करता हूं तो उसने 75% अगर खर्च कर दिया होगा तो बचाएगा कितना? तो भाई 25% बचाएगा। भाई 100 पर आप कैलकुलेट करो, 60 को घटाओगे तो 40 तो ए के पास बचा और 25 बी के पास बचा। और ये ए ही मैंने क्या मान ली है? ये ही मैंने इनकी इनकम मान ली है। अब क्या कहा गया है कि इनकी जो बचत है, ए की बचत, ये क्या बन गई? ये ए की बचत बन गई। ठीक है, कितनी? 40। और ये क्या बन गई? ये बी की बचत बन गई। ये कितनी है? ये 25 है। तो क्वेश्चन में कहा गया ए की बचत बी की बचत से 20% अधिक है, यानी जो इसकी बचत है वो बी की बचत से कितना अधिक है? 20% अधिक है। भाई अगर ये 20% अधिक है तो मैं दोनों को बराबर करने के लिए क्या कर दूं? मैं इसकी बचत को 20% और बढ़ा दूं। तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या होगा? भाई 20% बढ़ाने का मतलब है 100 पर बढ़ाना। तो 100 पर आप बढ़ाओगे तो कितना कर दोगे? 120% करोगे। प्रतिशत को हटाओगे, नीचे कितना हो जाएगा? 100। और अब क्या हो गया? अब इन दोनों की बचत बराबर हो गई। वापस समझ लीजिए, ए की जो बचत थी वो बी की बचत से 20% अधिक थी। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने बी की बचत को 20% बढ़ा दिया। तो अब क्या हो गया? अब दोनों की बचत बराबर हो गई। ये क्या है? ये ए की आय है और ये क्या है? ये बी की आय है। तो आपसे क्या पूछा गया? ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले एक बार आप इसको कैलकुलेट कर लो। भाई 25 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 4 बार। 40 से आप 120 को काट सकते हो, कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो यहां से क्या बचेगा? ए। यहां से क्या बचेगा? बी गुना 3/4। ये बचा। 4 को आप इधर भेज दो। और या फिर आप क्या कर सकते हो? आप डायरेक्ट बी को इधर भेज दीजिए। तो आप डायरेक्ट बी को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? ए बटे बी और बराबर में क्या बन जाएगा? 3/4। तो मैंने ये क्या माना था? भाई मैंने ए की आय को ए ही मान लिया था और बी की आय को मैंने क्या मान लिया था? बी ही मान लिया था। तो ये क्या बन गया? ये इन दोनों की आय का अनुपात बन गया। इसका मतलब ए की आय कितनी है? 3 और बी की आय कितनी है? 4। तो अगर ए की आय 3 है और बी की आय 4 है तो आपसे क्या पूछा गया है? भाई आपसे पूछा गया ए की आय बी की आय से कितना कम है।
तो भाई कम के लिए मुझे कहाँ चलना पड़ेगा, भाई इधर से ही तो आप कम की तरफ चलोगे, भाई इधर चलोगे तो ज्यादा की तरफ चलोगे। आपसे पूछा गया कितना कम है, तो आप कहोगे कि भाई कितना कम है, 1 कम है। और जहां से परिवर्तन शुरू होता है, आपने कहां से चलना शुरू किया, 4 की तरफ से, तो नीचे कितना आएगा 4। ये सब आपने परसेंटेज के अंदर सीखा हुआ है। प्रतिशत में आपको आंसर बताना है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। यानी ए की आय बी की आय से 25% क्या है, कम है। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपना खर्च केवल 8% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो सिंपली आपको 2 से 3 वर्ड मिले। एक तो वर्ड आपको मिला खर्च, ठीक है, एक वर्ड आपको क्या मिला कीमत, और एक वर्ड आपको क्या मिला खपत। ये 3 वर्ड आपको मिले। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि खर्च क्या होगा, कीमत क्या होगी और खपत क्या होगी। इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है। भाई खर्च कैसे बनता है, भाई आपको कैसे पता लगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। तो जो आप खपत करते हैं, खपत का मतलब होता है किसी चीज को खाना या किसी चीज को पीना। तो भाई खपत जितनी आप करते हैं, अगर आप उसमें उसकी कीमत से गुना कर दें, जो आप खपत करते हैं अगर आप उसमें उसकी कीमत से गुना कर दें, तो आपको क्या पता लग जाता है, आपको अपना खर्च पता लग जाता है। कैसे, भाई मान के चलिए कि आप एक दिन में 5 रोटी खाते हैं और एक रोटी की जो कीमत है वो कितनी है, वो 2 रुपये है। तो भाई आपका खर्च कितना हो गया, तो भाई आप कहेंगे कि मेरा खर्च 10 रुपये का हो गया। कितने का हो गया, 10 रुपये का हो गया। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप एक दिन में 10 रोटी खाते हैं, तो एक रोटी की कीमत कितनी है, 2 रुपये। तब आपका खर्च कितना हो जाएगा भाई, तब आपका खर्च 20 रुपये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या रिलेशन निकल के आ रहा है कि अगर आपको ये पता लगाना है कि खर्च कितना हुआ, तो आप सिंपली क्या करिए, जो भी चीज आप खा पी रहे हैं उसकी कीमत से उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या पता लग जाता है, आपको अपना खर्च पता लग जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अंदर खर्च को वो केवल बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है, 8%। कीमत कितनी बढ़ गई, 20%। तो आपसे पूछा गया है खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो भाई आपके पास जो ये लाइन लिखी है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे यहाँ से खपत की वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप क्या कहेंगे, भाई खपत किसके बराबर हो जाएगी, तो खपत बराबर हो जाएगा खर्च। और खर्च को मैं किससे डिवाइड कर दूं, तो खर्च को मैं अगर कीमत से डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, मेरे पास खपत निकल के आ जाएगी। भाई इसी वाले फॉर्मूले से मैंने क्या कर दिया, मैंने खपत की वैल्यू निकाल ली, तो वो क्या हो जाएगी, खर्च बटे कीमत। यानी जितना खर्च है उसे आप कीमत से डिवाइड कर दीजिए। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर। अब करना कैसे है, तो भाई आपको दिया गया कि जो कीमत है वो कितनी बढ़ गई, वो 20% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 20%। तो 20% की आप फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/5। यानी पहले जो कीमत थी, पहले कीमत की बात कर लेते हैं। कीमत पहले कितनी थी, 5 थी, अब वो कितनी हो गई, 6 हो गई। कीमत निकल के आ गई। खर्च को कितना बढ़ाना चाहता है, तो खर्च को भाई वो 8% बढ़ाना चाहता है। तो 8% की फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे, ये आएगी 2/25। यानी अगर वो पहले 25 का खर्च कर रहा था, तो अब वो कितने का खर्च करना चाहता है, अब वो 27 का खर्च करना चाहता है। लेकिन आपसे पूछा गया है खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो भाई मैं ये खपत कैसे निकाल के लाऊं, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर आप खर्च को कीमत से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, आपके पास खपत निकल के आ जाएगी। इसका मतलब आप देख सकते हैं खर्च कितना है 25, कीमत कितनी है 5। अगर 25 को 5 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास खपत की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो भाई खपत की वैल्यू आ जाएगी 5। भाई 25 को 5 से डिवाइड करना है, खर्च ऊपर लिखना है, कीमत नीचे लिखनी है। मैं एक बार आपको समझा देता हूं। खर्च है 25, कीमत है 5, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 5 आ जाएगा। इसी तरह से 27 को किससे डिवाइड करोगे, तो 27 को 6 से डिवाइड करोगे, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 4.5, और ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी खपत बन गई। बस आपको इतना काम अब आपको करना है। भाई खपत पहले कितनी थी, 5 थी, अब खपत कितनी हो गई है, 4.5 हो गई है। तो भाई कितनी घट गई, यही तो पूछा गया, कितना कम किया जाए। तो कितना कम कर रहा है, 0.5 कम कर रहा है। कहां से, 5 से। किसमें पूछा है, प्रतिशत में।
कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा 10, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से आप काटेंगे कितनी बार कटेगा 10 बार, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी 10% की क्या करनी पड़ेगी, उसे अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। लिखा हुआ है एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है जिसके कारण ग्राहक 360 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात करना है। भाई ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के अंदर करा के आया हूं। मैंने आपको सिंपली क्या तरीका बताया था कि भाई रुपए और वस्तु में आपस में क्या रिलेशन होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर किसी वस्तु की कीमत घट जाए तो वो वस्तु आपको एक निश्चित मूल्य पर पहले से अधिक मिलती है, और अगर कीमत बढ़ जाए तो एक निश्चित मूल्य पर वो आपको पहले से कम मिलती है। ये सब बातें मैं आपको पहले चैप्टर के अंदर बता चुका हूं। तो मैंने आपको सिंपली क्वेश्चन करने का तरीका क्या बताया था कि जितना अमाउंट आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है आप उसकी वही प्रतिशतता निकाल दीजिए जितनी प्रतिशतता बढ़ी है। यानी 360 का आपको क्या निकालना है, 20% निकालना है। तो आप कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 72 रुपए। इन्हीं 72 रुपए के कम हो जाने की वजह से 2 किलोग्राम वस्तु क्या मिल रही है, अधिक मिल रही है। भाई ना तो ये अमाउंट कम होता और ना ये वस्तु आपको अधिक मिलती, ये 72 रुपए कम हुए जिस कारण से आपको 2 किलो वस्तु ज्यादा मिली। तो 2 किलो का रेट कितना हुआ, 72। तो भाई 1 किलो का रेट कितना हो जाएगा, 1 किलो का रेट हो जाएगा 36। भाई 2 से आप काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 रुपए हो जाएगा 1 किलो का रेट। लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर ये भी बताया हुआ है कि ये आपके पास कैसा मूल्य निकल के आता है, तो ये आपके पास नया मूल्य निकल के आता है। जबकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य का मतलब पुराना मूल्य। तो आप सिंपली वापस क्या करते हैं, भाई जो आपको परसेंटेज दी जाती है उसको आप फ्रैक्शन बनाते हैं, तो फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, 1/5। तो आप क्या बोलेंगे कि पहले रेट कितना था, 5 था, और वो कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 6। तो आपको नया मूल्य दिया गया है, तो हमारे अकॉर्डिंग नया मूल्य कितना है, 6 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 36 है। तो भाई 6 का मान कितना हो गया, 36। तो 6 का मान अगर 36 हो गया तो आपको किसका मान निकालना है, आपको पुराना मूल्य निकालना है, यानी 5 का मान निकालना है। तो 5 का मान कैलकुलेट कर लीजिए। भाई 6 से काटेंगे, 6 बार कटेगा, 6 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 रुपए प्रति किलोग्राम क्या था, पहले वाला मूल्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है एक डीलर के पास 120 किलोग्राम गेहूं था, इसका एक हिस्सा उसके द्वारा 10% लाभ और शेष 25% लाभ पर बेचा गया, तो कुल मिलाकर उसको 15% का लाभ हुआ। तो पूछा गया है कितना गेहूं 10% लाभ पर बेचा गया। तो भाई मैंने आपको इन क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल सा एक तरीका बता रखा है। आप लिखिए पहला प्रॉफिट कितना है, 10% का, दूसरा प्रॉफिट कितना है, 25% का, फाइनली प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15। आप इसको माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये इस मात्रा का अनुपात आ जाएगा जितना उसके पास टोटल गेहूं था, कितना था, 120। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये 2 बार कटेगा, ये 1 बार कटेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग अनुपात कितना निकल के आया, 2:1, यानी टोटल वैल्यू कितनी है, 2 और 1 3 है। 3 का मान आपको कितना दिया गया है, 120 दिया गया है। कैलकुलेट कर लीजिए, 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आ गया, 40 आ गया। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कितना गेहूं 10% लाभ पर बेचा गया। तो भाई आपको पता है कि जो पहले वाली वैल्यू है वो किसकी है, वो 10% लाभ की है, और जो दूसरी वैल्यू है वो किसकी है, वो 25% लाभ की है। तो आपको कौन सा निकालना है, आपको पहले वाला निकालना है। यानी आपको कितने यूनिट का मान चाहिए, 2 यूनिट का मान चाहिए। तो 1 का मान कितना हुआ, 40, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, भाई 2 का मान 80 हो जाएगा। यानी जो 10% लाभ पर गेहूं बेचा गया वो कितना था, वो 80 किलो था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 35% वस्तुएं, 35 वस्तुएं नहीं लिखा भाई, 35% वस्तुएं 65% लाभ पर बेची गई, जबकि शेष वस्तुएं X% हानि पर बेची गई। कुल हानि जो हुई है वो 12% की हुई है।
तो आपको बताना है कि x का मान कितना है। तो ये वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं। दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो भैया आप क्वेश्चन को कर सकते हैं 100 मानकर, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आपको 35% वस्तु दी गई है इसकी आप फ्रैक्शन ब्रेक कर लीजिए। तो भाई 35 की अगर आप फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे तो 35/100 लिखेंगे, 5 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 7/20 बार। तो 20 का 35% कितना होता है, 7। तो आप क्या मान सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास टोटल वस्तु है, यानी कुल वस्तु है। आप 100 से करेंगे तो केवल आपकी कैलकुलेशन बड़ी होती चली जाएगी, लेकिन अगर आप फ्रैक्शन से करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन कम होगी। कैसे करना है भाई, टोटल वस्तु कितनी है 20, और 20 का 35% यानी जो ये 7 वस्तु थी, इन 7 वस्तुओं को कैसे बेच दिया, इनको 65% लाभ पर बेच दिया। तो भाई दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, 7 6 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, यानी इतना क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। शेष को x% हानि पर बेचा। तो भाई 20 में से 7 को आप घटाओगे तो शेष कितनी बच जाएंगी, 13। तो इनको किस पर बेचा है, x% हानि पर। तो मैं x की जगह क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूं कि इतने प्रतिशत हानि है, तो ये हमें नहीं पता कि यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी। लेकिन टोटल क्या हो रहा है, टोटल जो 20 वस्तु हैं उन पर क्या हुआ है, 12% की हानि हुई है। भाई फाइनली भी क्या हुआ, फाइनली हानि हुई है, और कितने की, 12% की। भाई इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 240, और किसका आएगा, माइनस का आएगा। भाई यहाँ पर भी हानि है, तो अगर यहाँ पर भी हानि है तो जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो भी किसकी आएगी, वो माइनस की आएगी। तो अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो एक प्रैक्टिस सेट के अंदर मैंने ऐसा ही सेम क्वेश्चन कराया है। भाई हमें क्या करना है, जो इन दोनों का टोटल होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, वो नीचे वाली वैल्यू के बराबर आना चाहिए। अब वो टोटल आप कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको तरीका बताता हूं। भाई ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, मान के चलिए कि यहाँ पर कितना लिखा है, 10 लिखा है। ये एक नेगेटिव वैल्यू है, ये मुझे निकाल के लानी है। नीचे भी एक नेगेटिव वैल्यू है जो कितनी है, -15 मान लीजिए कि -15 है। तो ये -15 है, यहाँ पर प्लस के 10 लिखा है। तो ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 15 और 10 को मैंने जोड़ दिया तो कितना बना, 25 बना। तो अगर मैं यहाँ पे 25 रख दूंगा तो भाई -25 में से अगर आप 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -15 बचेगा। यानी सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कौन सी वैल्यू रखनी है, इन दोनों को प्लस करने के बाद। तो आप किन को प्लस करेंगे, आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए। प्लस करने के बाद उस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या कैलकुलेट करना है, 455 में आप 240 को अगर प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -695। और आप देख सकते हैं कि अगर आप -695 में से 455 को घटाएंगे तो भाई कितना बचेगा, -240 बचेगा। अब आपसे यही पूछा गया है कि कितने प्रतिशत हानि पर शेष वस्तुओं को बेचा गया, यानी 13 गुना क्वेश्चन मार्क का मान कितना है, 695 है। भाई माइनस हमने केवल इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये क्या है, ये हानि है। तो 13 से आप 695 को भाग कर दीजिए। तो भाई आप कैलकुलेट करेंगे, 13 से काट लीजिए, 13 पंजे कितने हो जाएंगे 65, कितना बचेगा 4, ऊपर से आप कितना उतारेंगे 5 उतारेंगे, 13 दिया कितना हो जाएगा 39, वापस आप 6 लिखेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगा लीजिए, 13 चौके कितने हो जाएंगे 52। ये पूरी वैल्यू नहीं कटेगी तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, लगभग 53.4% इसको क्या हुई है, हानि हुई है इन शेष वस्तुओं पर। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो उसपे 29% की हानि होती है, तो 21% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। भाई आपको जो ये 355 रुपए दिया गया है, ये आपको सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दिया गया है। इतने रुपए में वस्तु को बेचा तो 29% की हानि हुई। तो भाई ये तो आपका हो गया वास्तविक मूल्य, और अगर आप विक्रय मूल्य को प्रतिशत में लाएंगे तो भाई हानि हो रही है, और हानि कितने की हो रही है, 29% की। तो अगर आप 100 में से 29 को घटा देंगे तो भाई ये कितना बचेगा, ये बचेगा 71%। और इसी 71% की आपको क्या दी गई है, वैल्यू दी गई है, और वो कितनी है, वो दी गई है आपको 355।
क्या कहा गया है, 21% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाए। यानी आपसे दूसरा सेलिंग प्राइस पूछा गया है और वो किसका पूछा गया है, वो आपका प्रॉफिट का पूछा गया है। तो प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे, 21 को प्लस कर देंगे, यानी 71 का मान कितना है 355। आपको किसका मान निकालना है, आपको 121 का मान निकालना है। भाई कैलकुलेट करेंगे तो कितनी बार कट रहा है, 5 बार। 5 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 5 ही कम 5, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 ही कम 5 और 1 6, यानी 605 रुपए में आपको क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा, वस्तु को बेचना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 रुपए को 3 भागों में 3%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो 6% पर निवेश धनराशि का आपको मान ज्ञात करना है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको करा के आया हूं। सिंपली आप क्या करेंगे, आप पहले वाले भाग को, भाई 3 उसने अलग अलग भाग दिए, पहले वाले भाग को 3% पर दिया और क्योंकि 1 साल का समय है तो ब्याज आपको कितना रहेगा, 3% ही रहेगा। और जो आपको ब्याज मिला वो जितना दूसरी धनराशि पर मिला है वो उसके बराबर है। तो दूसरे हिस्से को कितने पर दिया है, 4% पर, और तीसरे हिस्से को कितने दिया है, 6% पर। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 3A बराबर में क्या हो जाएगा, 4B और बराबर में क्या हो जाएगा, 6C। यहाँ से आप A, B और C का अनुपात निकाल के लाते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। पहले आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो भाई A अनुपात B कितना आ जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा 4/3। फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास B/C कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 6/4। इसको आप काट भी सकते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हैं कि आपके पास A अनुपात B कितना है, तो A अनुपात B आपके पास है 4/3 और B अनुपात C आपके पास कितना है, तो भाई B अनुपात C आपके पास है 3/2। तो अगर आपके पास B की वैल्यू बराबर होती है, भाई यहाँ भी B की वैल्यू कितनी है, 3 है, और यहाँ पर भी B की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो अगर B की वैल्यू बराबर है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना लिख सकते हैं आप, 4/3/2। और अगर ये वैल्यू बराबर नहीं होती तो मैंने आपको बताया है कि आप इस वैल्यू को बराबर कैसे करते हैं, तो वो आप पिछली क्लासेस में जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको पता लगेगा कि हम A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालते हैं जब ये वैल्यू हमारी बराबर नहीं होती। फिलहाल वैल्यू बराबर है तो आप क्या कहेंगे कि 4 और 3 7 और 2 9, 9 यूनिट का मान आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है 9,000। और आपसे क्या पूछा गया कि 6% पर निवेश धनराशि का मान आपको बताना है। तो भाई 6% पर कौन सी दी गई थी, तीसरी वाली दी गई थी, ये वाली। तो आपको किसका मान बताना है, आपको केवल 2 का मान बताना है। तो कैलकुलेट करेंगे, 9 से कटेगा एक बार, कितना हो जाएगा 1000, 1000 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 93 रुपए का अंतर है, 93 रुपीज का अंतर है। तो आपसे पूछा गया है धनराशि क्या है। भाई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। आपको सिंपली क्या करना है, 10% की आप फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1/10। टाइम कितना दिया गया है, 3 साल का। तो जो आपका मूलधन है वो कितना बन जाएगा, 1000। कैसे, भैया आप इसकी 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा डिनोमिनेटर बनता है, जो भी हमारा हर बनता है, उसी को हम क्या मान लेते हैं, मूलधन मान लेते हैं। और कितने साल चलाया गया है, तो भाई 3 साल चलाया गया है। ये आपका पहला साल, ये आपका दूसरा साल, ये आपका तीसरा साल। हर बार आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो मूलधन पर हर बार आपको 1/10 का ब्याज मिलेगा। तो अगर 1/10 का ब्याज मिलेगा तो तीनों साल में जो आपका साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा, वो 100 और फिर से 100, तीनों बार 100 रुपए हो जाएगा। लेकिन जब आप चक्रवृद्धि ब्याज पे चलेंगे तो भाई पहले साल आपके सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन जब आप दूसरे साल पे आएंगे तो पहले आपको क्या चाहिए, पहले वाले साल पे ब्याज चाहिए। तो 100 का आप 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा।
ये सब कैलकुलेशन हमने काफ़ी बार कर ली है। इसी तरह से जब आप तीसरे साल पे आएंगे तो आपको कंप्लीट ब्याज पे ब्याज चाहिए 100 और 100 200 और 210, यानी आपको क्या चाहिए, आपको 210 का कितना निकालना पड़ेगा, 1/10 निकालना पड़ेगा। कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये 21 आ जाएगा। तो आपसे क्या कहा गया है कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको 93 दिया गया है। मैंने आपको सिंपली बताया था कि अगर आप ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो जो नीचे वाली वैल्यू आती है वही आपका क्या हो जाता है, वही आपका डिफरेंस यानी अंतर हो जाता है, किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का। तो हमारे अकॉर्डिंग वो कितना है, 31। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 93। 31 से आप काटेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आया, तो 1 यूनिट का मान 3 आया। आपसे क्या पूछा गया है, मूलधन यानी राशि कितनी है, तो 1 का मान अगर 3 है तो हमारी राशि कितनी थी, 1000। तो 1000 में अगर आप 3 की गुना करेंगे तो मूलधन कितना बन जाएगा, तो मूलधन बन जाएगा 3000 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपए है, तो इसी दर पर और इतने ही समय के लिए 3200 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो भाई ऐसा भी एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया है और मैंने आपको बताया था कि ऐसे केस में आपको दर या समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई जो दर है वही पहले वाली है, जो समय है वो भी पहले वाला है। तो सिंपल आपको क्या दिया गया है कि 2800 रुपए की पहले धनराशि थी और इस पर आपको ब्याज कितना मिल रहा था, तो ब्याज मिल रहा था 420 रुपए का। अब धनराशि कितनी हो गई है, तो धनराशि हो गई है 3200। तो पूछा गया है ब्याज कितना मिलेगा, बस आपको सिंपल ये कैलकुलेशन करनी है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होंगी, 4 से काट सकते हैं, 4 सत्ते 28, इसको आप 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32, 7 से आप इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 6 बार, एक जीरो बची हुई है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 480 रुपए, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको कोई रेट या कोई समय निकालने की जरूरत इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट का। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है 480 रुपए साधारण ब्याज पर निवेश किए गए, 20 महीने के बाद ये राशि 520 रुपए हो गई। तो भाई टाइम आपको दिया गया है 20 महीने का और धनराशि 520 रुपए हुई है। तो ये आपका साधारण ब्याज नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका मिश्रधन है। भाई धनराशि का हो जाना ये क्या कहलाता है, ये मिश्रधन कहलाता है। वो कितनी हो गई, 520। तो इसके अंदर क्या शामिल है, तो इसके अंदर एक तो मूलधन शामिल है और एक क्या शामिल है, एक साधारण ब्याज शामिल है। तो भाई अगर मैं 520 में से मूलधन को निकाल देता हूं तो मूलधन कितना है, 480। तो भाई कितना बचेगा, केवल 40 रुपए का ब्याज मिला है और कितने टाइम के अंदर मिला है, 20 महीने के अंदर। भाई 20 महीने के अंदर केवल 40 रुपए का ब्याज मिला। तो भाई मैं आपसे पूछता हूं 1 महीने का ब्याज कितना होगा, तो भाई 1 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 रुपए। ये सब मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि मुझसे पूछी गई है ब्याज की दर, और दर मैं कैसे निकाल के लाता हूं, तो भाई दर निकालने के लिए मुझे 1 साल का क्या चाहिए, 1 साल का ब्याज चाहिए, यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है। और हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, और हम क्या कर देते हैं, उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई 20 महीने का ब्याज कितना आया, 40। तो 1 महीने का ब्याज कितना हो गया, 2। तो भाई 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 24 रुपए। तो या तो आप इनको 12 महीने कह सकते हैं या फिर आप इनको 1 साल कह सकते हैं। तो यानी 1 साल का ब्याज कितना है, 24। मूलधन आपके पास कितना है, 480। कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। 24 से आप काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार, 20 से आप 100 को काटेंगे तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, तो भाई ये आ जाएगी 5%। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन इस 4th प्रैक्टिस सेट के भी कंप्लीट होते हैं। अगले प्रैक्टिस सेट के अंदर फिर से हम 10 क्वेश्चन करेंगे। बढ़िया से आप इन 4 चैप्टर की प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 4 चैप्टर हैं, यहाँ से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही कारण है कि मैं लगातार आपको इसके क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ। तो बढ़िया से इनकी प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको हमारी ये नई शुरुआत प्रैक्टिस सेट वाली अच्छी लगी है, आपको बढ़िया लगा कि आपको अलग से प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लोकवानी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं, ताकि वो भी इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से नए नए क्वेश्चन की और एग्जाम वाले क्वेश्चन की तैयारी कर पाएं। तो अगली क्लास में वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।